हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो वेव नंबर और वेव थ्योरी पढ़ी थी, अब हम इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन, हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जो हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी। फ्रीक्वेंसी दी हो और हमें कुछ फाइंड आउट करना हो, जैसे कि वेव नंबर या कुछ भी फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करें तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम लिमिटेशंस की बात करेंगे। लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो ये वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन थी, ये कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में फेल हुई थी। और किन किन चीज़ों को फेल हुई थी एक्सप्लेन करने में? दैट आर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की सबसे पहले बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? ये ब्लैक बॉडी जो होता है, हमें पता है कि एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है और एमिटर होती है रेडिएशन की, इसीलिए इसको ब्लैक बॉडी कहा जाता है। जो रेडिएशन जो होती है एमिट होती है इन बॉडी से, जो ब्लैक बॉडी से जितनी भी रेडिएशन एमिट होती हैं, दैट रेडिएशंस आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब ये बॉडी हीट की जाती हैं तो ये रेड और हॉट बन जाती हैं। तो इसका हम और भी कह सकते हैं, दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि ये एमिट करती है रेड कलर की लाइट को। जैसे जैसे टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है, तो जो रेडिएशन एमिशन चल रहा था रेड कलर का, वो रेड टू येलो चेंज होता है, येलो टू वाइट एंड फाइनली पर्पल कलर। पर्पल कलर तब होता है इन केस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। इससे क्या होगा, जो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है ब्लैक बॉडी की, वो डिक्रीज हो जाएगी और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा जो होती है विब्ग्योर मीन्स रेड कलर की होती है, और हमें कहा गया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, ये पर्पल कलर बन जाता है। दैट मीन्स अगर ये पर्पल कलर बन जाता है तो इसकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो जो एग्जैक्ट जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है एमिटिंग रेडिएशंस का, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है इंक्रीज करेगा और वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ऐसे जाएगी, वेवलेंथ ऐसे डिक्रीज होगी। टेम्परेचर जब दोबारा से हम बढ़ाना शुरू करते हैं तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी है। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है? माइट हैव चेंज विद राइज इन टेम्परेचर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या था कि वेवलेंथ है जो वो सेम रहेगी, शुड हैव रिमेन सेम, बट हमने क्या देखा कि वेवलेंथ डिक्रीज होती जाती है। दैट मीन्स ये थ्योरी फेल हुई ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है? जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स, कब होते हैं वो? जब उनके ऊपर कोई लाइट फॉल होती है, कुछ भी हम लाइट उसके ऊपर डालते हैं तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन भी कर सकते हैं ऑन पेज नंबर 2.5। It is the phenomenon of ejection of electrons from the surface of metal when light of suitable frequency strike it। कोई suitable frequency की जब हम लाइट लेते हैं, इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तो ये सरफेस ऑफ मेटल से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन होती है। इसमें हम देख भी सकते हैं, हमने क्या लिया, कोई मेटल सरफेस लिया, उसको वैक्यूम चैम्बर के अंदर लिया, और लाइट के जब हम उसके ऊपर वो करते हैं, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की स्ट्राइक करवाते हैं, दैट मीन्स उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होके जाते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं तो हम एमीटर से भी उसको देख सकते हैं। कुछ एक मेटल्स ही इस इफेक्ट के अंदर विजिबल लाइट के अंदर शो करती हैं एक्शन इनका, बट जैसे सीजियम है, सीजियम लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ईजीली, बहुत ही ज़्यादा सही से एमिट कर सकती है। कुछ ऑब्जर्वेशन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वो है, फॉर अ पर्टिकुलर मैटर यहाँ एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर सकती है। इस फ्रीक्वेंसी के नीचे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। नो मैटर कितनी भी इंटेंसिटी है लाइट की या कुछ भी है, इरिटेशन है जितनी भी है, बट कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा उस थ्रेशोल्ड के नीचे। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट रहती है, और डिपेंडेंट किसके होती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम यहाँ पे ग्राफ बना के देखें काइनेटिक एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का, और अगर यहाँ पे बनाते हैं
काइनेटिक एनर्जी का और इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी के इन्होंने कहा है कि इंटेंसिटी के केस में इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स वो कांस्टेंट रहेगी। और इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दैट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी कहीं से बढ़ना स्टार्ट करती है तो काइनेटिक एनर्जी भी साथ में बढ़ेगी। तो ये हमारे दो ग्राफ हैं जो हमारे काइनेटिक एनर्जी के फ्रीक्वेंसी से और इंटेंसिटी से रिलेशन शो करते हैं। थर्ड जो है हमारा पॉइंट वो है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, पर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। अब हमने लास्ट में पढ़ा कि इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड नहीं करती, बट जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। ये है, ये दोनों आपस में उल्टे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे बट नॉट ऑन इंटेंसिटी। सिमिलरली अगर हम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जो एमिट होते हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करेंगे बट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो इसका ग्राफ जो है वो हमेशा उल्टा रहेगा। हमने जो ग्राफ बनाया था फ्रीक्वेंसी के लिए वो उसकी इंटेंसिटी के लिए बन जाएगा इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इंटेंसिटी के लिए है वो फ्रीक्वेंसी के लिए बन जाएगा। अब पार्टिकल्स का नेचर क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, उसको हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी है 2.5 पेज पे। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एक न्यू थ्योरी है जो मैक्स प्लैंक ने 1901 में प्रपोज की थी। ये थ्योरी आई क्यों थी, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ रेडिएशन थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन थी, उसके फेलियर के बाद, उसमें कुछ फेलियर्स आए थे, उसके फेलियर के बाद एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई। जो मेन पॉइंट्स थे इस थ्योरी के वो क्या है, जो रेडिएंट एनर्जी है एमिट या फिर एब्जॉर्ब होती है वो कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होता, एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। कैसे, हम स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, एमिशन भी और एब्जॉर्बिंग भी। जो एब्जॉर्ब करते हैं वो भी और जो एमिट होते हैं वो भी, वो सब क्या होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूसली चलते हैं, कभी भी कॉन्टिन्यूसली नहीं चलते, और डिसकॉन्टिन्यूसली भी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स चलता है। और वो पैकेट्स किस चीज़ के होते हैं, ऑफ एनर्जी। और जो इन पैकेट्स को हम कहते हैं इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। जो क्वांटम ऑफ एनर्जी जो होता है उसको हम फोटोन के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एसोसिएट होता है क्वांटम ऑफ रेडिएशन से, और जो क्वांटम ऑफ रेडिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन से। क्वांटम ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो एसोसिएट होता है क्वांटम ऑफ रेडिएशन से, और जो क्वांटम ऑफ रेडिएशन है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटम ऑफ रेडिएशन, ये क्वांटम ऑफ रेडिएशन है और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, तो हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पे, वो होता है एच म्यू। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम प्लैंक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज 6.625 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ये इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट पेज 2.6, जो एनर्जी होती है फोटोन की, हम म्यू को जो हमारे वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ लाइट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम म्यू को लिख लेते हैं c/λ, तो हमारी ई की वैल्यू जो आती है वो होती है hc/λ। थर्ड जो है हमारा, अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स। इंटीग्रल मल्टीपल्स का मतलब क्या है, ई की वैल्यू जो है वो हमेशा ऐसे ही रहेगी Nhμ, वेयर n कुड बी 1, 2, 3, 4 एनीथिंग। मतलब जब हम ये लेते हैं hμ, 2hμ, 3hμ, 4hμ, मतलब ये क्या है, मल्टीपल्स है, तो एनर्जी जो है हमेशा मल्टीपल्स की फॉर्म में ही रहेगी। मल्टीपल्स की फॉर्म के बिना एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इट कैन नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन फ्रैक्शनल वैल्यू, जैसे
1.5, 1.6 ऐसी वैल्यूज इसकी नहीं आ सकती। एक मल्टीप्लाइड वैल्यू जैसे 1, 2, 3 ऐसी वैल्यू इसकी रहेगी। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है इसमें। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन जो हमारा होता है वो होता है W नोड, और जब हम एच म्यू निकालते हैं, एच म्यू जब हमें निकालना है वो हमारा निकलता है एच म्यू नोड प्लस हाफ MEV स्क्वायर। हाफ MEV स्क्वायर तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और हमें जब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है यहाँ से तो हम इस एच म्यू नोड को इधर ले जाते हैं, एच म्यू माइनस एच म्यू नोड, एच म्यू माइनस म्यू नोड बन जाता है हमारा। काइनेटिक एनर्जी हमारा यहाँ से बन जाता है, तो हमारा मेटल यहाँ से मेटल की सबकी वैल्यू आ जाती है। कुछ मेटल्स की फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाती है। अब ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आता है, E = एच म्यू = MC स्क्वायर। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, एच म्यू MC स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, M जो आता है वो एच म्यू अपॉन C स्क्वायर के इक्वल आता है। H अपॉन C स्क्वायर, म्यू की वैल्यू हम C अपॉन लैम्डा पुट करते हैं, M की वैल्यू आती है H अपॉन C लैम्डा। इन जो थर्ड और फोर्थ हमारी इक्वेशन आई है इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ फोटोन के लिए। अगला हमारा जो एग्जांपल है उसमें हमें कंपेयर करनी है एनर्जी रेडिएशन की। एक की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर और दूसरे की वेवलेंथ है 800 नैनोमीटर। वी हैव जस्ट टू कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ दीज टू एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशन। तो हम पहले लेंगे E = एच म्यू। म्यू की जगह पे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम उसको डिफाइन कर लेंगे दो चीज़ों में, वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ में हम उसको कंपेयर करेंगे, H × C अपॉन लैम्डा। E1 निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, H की जो हमें वैल्यू थी हमें पता है 6.626 होती है इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ लैम्डा इज गिवन एज 400 नैनोमीटर। हमें लैम्डा 1 दिया है 400 नैनोमीटर, लैम्डा 2 दिया है 800 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁹ आ जाता है, तो 400 × 10⁻⁹ मीटर। तो E1 की वैल्यू जो है हमारी आती है 4.97 × 10⁻⁹ जूल। सिमिलरली जब हम E2 निकालते हैं, E2 हमारा निकलेगा 6.626 × 10⁻34 इंटू 3 × 10⁸ सिमिलरली लैम्डा 2 800 दिया है हमें 10⁻⁹ जूल। तो ये आया हमारा, इसको सॉल्व करके आएगा कुछ समथिंग 2.4 × 10⁻⁹ जूल। हमें ये कंपेयर करने हैं। कंपैरिजन मीन्स हम इनको डिवाइड करके देखेंगे E1 अपॉन E2। दैट मीन्स हम E1 की वैल्यू ऊपर लिख लेंगे 4.97 × 10⁻⁹, 2.4 × 10⁻⁹, दैट इज E1 अपॉन E2 = 2। E1 वुड बी इक्वल टू 2E2। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 400 नैनोमीटर है, वो किसकी ट्वाइस है, जिसकी वेवलेंथ 800 नैनोमीटर है। इसकी वेवलेंथ 800 नैनोमीटर थी, इसकी 400 नैनोमीटर थी। तो हम इससे एक बात बोल सकते हैं कि जिसकी 400 नैनोमीटर है वो डबल है 800 नैनोमीटर वाली से। तो नेक्स्ट जो हम करते हैं वो है हमारा एविडेंस। अभी हम नहीं करते, हम शुरू में पहले करते हैं बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 2.12। बोहर मॉडल हमें क्या करना है, ओवरकम करना है जितने भी शॉर्टकमिंग्स थे रदरफोर्ड मॉडल के। नील बोहर ने एक न्यू मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रपोज किया था। जो मेन पॉइंट है बोहर मॉडल के वो है जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में वो हमेशा न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, बट रिवॉल्व करने के साथ साथ सिलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। इसकी एक कंडीशन होती है कि वो सिलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। ये ऑर्बिट एसोसिएट कैसे होते हैं, डेफिनेट एनर्जी से, और इन डेफिनेट एनर्जी ऑर्बिट्स को हम एनर्जी शेल या फिर एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4। अगर हम 1 को नाम देते हैं वो K कह सकते हैं, 2 को L, M, N। ये होती है बोहर का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि वो इन ऑर्बिट्स में परमिट सिर्फ क्या होता है, एंगुलर मूवमेंट। और एंगुलर मूवमेंट जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक होल नंबर होना चाहिए और होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय h/2π। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लिख सकते हैं mvr वुड बी इक्वल टू NH/2π।
m जो है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज हम बोल सकते हैं। थर्ड जो है हमारा, एज लॉन्ग एज जितना भी इलेक्ट्रॉन जो है रिमेन रहता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ये ना तो लूज करता है ना ही गेन करता है एनर्जी। दिस मीन्स हम कह सकते हैं जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो कांस्टेंट रहती है, और इसको हम स्टेशनरी स्टेट भी बोल सकते हैं। हमेशा ये स्टेशनरी स्टेट में रहती है। जब एनर्जी कुछ एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो क्या होता है, ये हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। अगर 1 में है तो उससे हायर में जा सकता है 2 में। तो जो डिफरेंस है इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द 2 एनर्जी लेवल। अगर इलेक्ट्रॉन जंप बैक करता है लोअर बैक लेवल में, तो क्या होता है, रेडिएट करता है सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो सेम होता है जितना कि उसने फोटोन के रेडिएशन में लिया। तो हम डेल्टा ई निकाल सकते हैं। अगर उसने जंप किया तो E2 माइनस E1 करके, पहले वो अपर स्टेट में था, फिर वो लोअर स्टेट में आता है, हायर से लोअर स्टेट में आता है, तो E2 माइनस E1 करके हम डेल्टा ई निकाल सकते हैं। डेल्टा ई वुड बी इक्वल टू एच म्यू, और जो हमारा म्यू होगा वो E2 माइनस E1 अपॉन एच के इक्वल होगा। अब इसमें क्वांटाइजेशन आती है एनर्जी की और बोर मॉडल की। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि क्वांटिटी जो होती है वो कभी भी वैरी नहीं कर सकती कॉन्टिन्यूसली टू हैव एन आर्बिट्रेरी वैल्यू, बट कैन चेंज ओनली डिसकॉन्टिन्यूसली टू हैव सम स्पेसिफिक वैल्यू। कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए तो वैरी कर सकती है, बट वो कॉन्टिन्यूसली कभी भी वैरी नहीं कर सकती। क्वांटाइज्ड एनर्जी जैसे ये यहाँ चल रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज ऑफ एनर्जी नहीं हो सकता ऐसे, ये क्वांटाइज्ड नहीं हो सकता ऐसे। नेक्स्ट है और पेज नंबर 2.13, सक्सेसेस ऑफ बोर्स मॉडल। सक्सेस क्या क्या थी बोर मॉडल की? इसने अच्छे से एक एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। बोहर मॉडल ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। बोहर थ्योरी ने हेल्प किया कैलकुलेशन करने में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में। कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट लेते हैं हम हाइड्रोजन का, और उसकी जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बोहर थ्योरी ने उसमें हमारी हेल्प की। अगर हम En लेते हैं तो En जो है nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो है -k² 2π² अपॉन इंटू me4 अपॉन n² h²। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू लेते हैं, m जो है हमारा मास है, E चार्ज है, h प्लैंक कांस्टेंट, k इज द कूलम लॉ कांस्टेंट। वैल्यू जो होती है कूलम लॉ कांस्टेंट की वो होती है 9 × 10⁹ जूल मीटर पर कूलम स्क्वायर। हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं जब सारी वैल्यू, तो हमारी En की वैल्यू आ जाती है -1312 अपॉन n² किलो जूल पर मोल। अगर n 1 है दैट मीन्स वो फर्स्ट ऑर्बिट में है। मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट होता है फर्स्ट ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होता है तो इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। n अगर 1 से ऊपर कहीं भी जाता है, सेकेंड ऑर्बिट में जाता है, जब n की वैल्यू 2 हो, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं भी जाता है, दैट मीन्स वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। पहले वो ग्राउंड स्टेट में था जब n की वैल्यू 1 थी। जैसे ही n की वैल्यू 1 से चेंज होके कहीं भी जाती है 2, 3, 4, 5, दैट वुड बी नोन एज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर ने एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया था रेडियस के लिए n² h² अपॉन 4π² kme²। इसको बोहर रेडियस भी कहा जाता है। अगर हमें यहाँ पे En निकालना होता था तो हम Rn कर करके n² भी निकाल सकते थे यहाँ से। तो ये सब क्या थी, बोहर्स की सक्सेसेस थी। बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हमने यहाँ से निकाला था E2 माइनस E1 अपॉन H वुड बी इक्वल टू म्यू। तो हम यहाँ से म्यू के इक्वल हमारा ये आया था, H जो था हमारा प्लैंक कांस्टेंट था। इसने बहुत सारी सो मेनी लाइन्स को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बताया था। ये है डिफरेंट डाउनवर्ड जंप्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वेवलेंथ। जो लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन होती है वो साइमल्टेनियसली जब टेक प्लेस करती है, जो लाइन्स होती हैं वो इंक्रीज होती हैं, अराइज होती हैं ड्यू टू ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल। हायर से लेके जो फर्स्ट तक आती है वो होती है लेमन सीरीज। जो हायर से लेके सेकंड स्टेट तक आती है दैट आर नोन एज बाल्मर सीरीज। जो हायर से लेके थर्ड तक पास्चन, हायर से लेके फोर्थ तक ब्रैकेट एंड हायर से लेके फिफ्थ तक पी फंड सीरीज।
जो लाइमन सीरीज है उसमें n की वैल्यू रहेगी 2, 3, 4, 5 टू n इज इक्वल टू 1। इसमें रहेगी 3, 4, 5, 6 टू n इज इक्वल टू 2। इसमें रहेगी 4, 5, 6 टू n इज इक्वल टू 3, 6, 7, 8, 9 टू n इज इक्वल टू 5। ये सब इनकी वैल्यूज़ रहेंगी और इन वैल्यूज़ को निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए एग्जांपल दिया है, वो फोर्थ से फर्स्ट में जंप करता है, तो उसके लिए एक एग्जांपल है हमारे पास। बोर मॉडल को अप्लाई करके हमें कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ। जब इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का फोर्थ से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आता है, तो फोर्थ पे हमें पता है n वुड बी इक्वल टू 4। इन केस ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल n वुड बी इक्वल टू 1। तो हमें दिया है n पहले 4 था, फिर n 1 हो जाता है। अब हमें E4 निकालना है। पहले E4 निकालने के लिए हम इसकी जो हमने जनरलाइजेशन की थी हम उससे वैल्यू ले लेंगे 2.18 इंटू 10⁻⁻18 n स्क्वायर था हमारा यहाँ पे जूल पर एटम। अब n की वैल्यू हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं पहले 4 स्क्वायर। जब E1 के लिए हम निकालते हैं तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1 स्क्वायर। तो ये E4 के लिए है, ये E1 के लिए है। हमें डेल्टा E फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स E1 माइनस E4। तो हम यहाँ से E1 माइनस E4 निकालेंगे। 2.18 जो है ये E1 माइनस में आएगा। 2.18 हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2.18 माइनस में इंटू 10⁻⁻18 1 स्क्वायर माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 4 स्क्वायर। जब हम दोनों यहाँ पे माइनस में लेते हैं तो ये प्लस हो जाता है। हम यहाँ से माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचता है 1/1 माइनस 1/16। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा ई। डेल्टा ई निकालने के बाद हमें उसको एच म्यू में पुट करना है। लैम्डा निकालना है हमें यहाँ से। लैम्डा कैसे निकलेगा, म्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, डेल्टा ई वुड बी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। जब हम यहाँ से लैम्डा फाइंड आउट करना है तो लैम्डा इधर जाएगा, एच सी अपॉन डेल्टा ई। यहाँ हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और ये हमारा न्यूमेरिकल सारा सॉल्यूशन इसका निकल जाएगा। तो ये हमारे बोहर मॉडल की सक्सेसेस थी और इसके ऊपर न्यूमेरिकल थी। हमने सीरीज़ पढ़ी, लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड। तो ये इस चैप्टर में जो भी डाउट है आप अपने कमेंट सेक्शन में वो डाउट मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन या बोहर मॉडल में जो भी आपके डाउट है या न्यूमेरिकल्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।